तो आप ये बताइए कि एक अनोनिमस बॉन्ड लेके आए और जिसमें इन्होंने करोड़ों में पैसा इकट्ठा किया है, उसकी अभी मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि उसकी 23वीं किस्त आई है जिसमें 678 करोड़ रुपए मिले हैं। जी। इसमें तो इस तरीके की सोच और चिंतन रखना क्या माननीय मोदी जी के चरित्र की तरफ कुछ इशारा कर रहा है? ये निष्कर्ष आप लोग अपने स्तर पर ड्रॉ करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंध भक्त हैं। उन्हें उनके अंध भक्त बनने की बजाय यदि वो चिंतन करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा। देखिए, अब मैं थोड़ा सा स्टेटमैनशिप की बात करता हूं। जी जी। क्या एक अच्छे स्टेटमैन को किसी दूसरे देश में जाके ये कहना चाहिए कि वो भी ट्रंप जैसे घटिया आदमी के लिए कि अगली बार ट्रंप सरकार? और जब ट्रंप हार के बिडेन आ जाते हैं तो बिडेन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो रहेगी ना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको हराने और ट्रंप को जिताने की कोशिश की है। रहेगा कि नहीं रहेगा? एज ए स्टेटमैन इस तरीके की क्रियाकलाप प्रतिबंधित होता है। इट इज ए ऑब्जेक्शनेबल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी प्रीमियर ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के प्रमुख पदों पर बैठे लोगों के द्वारा इस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करा के मोदी मोदी कराना कोई बहुत बड़ी स्टेटमैनशिप है क्या? आप ये बताइए, अभी आपने एक क्लिप जरूर देखी होगी जिसमें पाकिस्तानी प्रीमियर का माइक्रोफोन जो उसने जो लगा हुआ था, ईयरफोन लगा हुआ था, वो नीचे गिर जाता है। उस क्लिप को इतना वायरल किया गया। क्या ईयरफोन जमीन पे गिरना कोई बहुत अनहोनी घटना है क्या? जी, वो तो जब कान में लगा हुआ तो गिरना ही, कोई है उसको नहीं। होल्ड कर तो होता था। उस चीज को दिखाना और उसके दिखाने के लिए इतने पैसे खर्च करना, क्या ये कोई स्टेटमैनशिप है क्या? ये तो चैनल वाले। राहुल गांधी को पप्पू प्रोजेक्ट करना क्या स्टेटमैनशिप है क्या? क्या केजरीवाल के चेहरे पे स्याही फेंकना स्टेटमैनशिप है क्या? जी मैं नहीं, ये राहुल कहूँ है? ऐसे है कि वो बिल्कुल जो है बचपने वाली बात करता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सामने वाला घटिया आदमी है, केजरीवाल भी घटिया आदमी है। पप राहुल जो है उसका सच में दिमाग नहीं चलता है, जी। लेकिन क्या उसे पप्पू कहने की हमें जरूरत है? हम अपनी लाइन बड़ी करें ना, हम अपनी बातें करें ना कि साहब हम ये कर रहे हैं देश के लिए। तो आप, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं कि आप 5 बड़े काम बता दीजिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और आपको लगता है कि इससे देश के हालात बदल गए हैं। 5 बड़े काम बता दीजिए, जी, बताइए। 5 बड़े काम में तो जैसे जनता के जो उन्होंने किया, सामान्य जनता के लिए देखा जाता है। हम्म। और इंटरनेशनल व्यवस्थाएं तो मतलब टाइट किया उन्होंने। नहीं, क्या टाइट किया? क्या आप जो है परमानेंट यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट कमेटी, उसमें कमेटी में परमानेंट सदस्य बन गए हैं क्या? ये टाइट किया है, ये तो इम्प्रेशन है। टाइट इम्प्रेशन। देखिए, जस्ट ए किया। मिनट, जस्ट ए मिनट। ये हम कॉन्क्रीट कामों की बात कर रहे हैं। जी। जैसे हाँ हाँ। जिसे मतलब जैसे कि अपने इंटरनेशनल व्यवस्था का मतलब कि जैसे आपका जो है इधर सिक्किम का कुछ इलाका, अरुणाचल का इलाका, चाहे ये अपना जो है यहाँ से ये म्यांमार से चाइनीज को वहाँ से हटवा ये इधर ये 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 सब जी। झूठ है। ये क्रिएटेड सिचुएशन है। जहां वो बैठे हुए हैं वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है वो। और वहां पे जो है ना बवंडर मच रहा है, उसकी रिपोर्ट्स भी आप देखिए जो वायरल हो रही हैं। आपसे सत्य तो छिपाया जाता है ना। गलवान घाटी में जो है। द्रवन घाटी में भी क्या हुआ वो आपको अधूरा तथ्य मालूम है। आप यदि उसको सर्च करेंगे तो आपको और भी वो मिलेंगे। और ये काम तो जो है जब कोई आपके अंदर घुस रहा है तो आप देश के प्रधानमंत्री रहते हुए ये काम भी नहीं कहेंगे तो फिर तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। ये बड़े काम में आएगा कि छोटे काम में आएगा? जो और बताऊं साहब, नहीं, आप ये मुझे बताइए। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। मैं आपसे इतनी बात पूछ रहा हूं कि क्या देश की सरहदों की रक्षा करना प्रधानमंत्री का एक सामान्य कृत्य है कि नहीं है? है बिल्कुल है। जो ये काम नहीं कहेगा तो करेगा वो तो देशद्रोही कहलाएगा। जी, तो अरे इसके तो पहले नहीं, लोग आप तो वो काम बताइए जिससे आम जनता की जिंदगी में फर्क पड़ा है। थे। जस्ट ए मिनट। आप वो 5 काम बताइए जिससे आम जनता की जिंदगी में फर्क पड़ा है। आम जनता की जिंदगी पर असर जो है, जैसे
जैसे कि अपना एक तो इंटरनेशनल व्यवसाय शुरू में बताएं कि अपने देश के। नहीं नहीं, इंटरनेशनल में कॉन्क्रीट बताइए ना कि साहब इसमें ये फायदा हुआ। आप नहीं बता पा रहे तो मैं बताता हूँ कॉन्क्रीट, कि देखो उनका कॉन्क्रीट काम ये है कि जब जो ये वार हुआ तो अपने लोगों के लिए जो है ना उन्होंने मंत्रियों को भेजकर केवल भारत के हवाई जहाज निकले और लोगों को बचा के लेके आए। ये एक प्रीमियर का काम था, मैं उनकी सराहना करता हूं इस काम के लिए, राइट। लेकिन ये काम मैंने बताया, आपने नहीं बताया, राइट। टर्की से भी तो अपने हिंदुस्तान नहीं नहीं, वो तो एक ही चीज हो गई ना। देखो एक बार आपको लगा कि हम बचा के लाए और दुनिया ने जो है ना पीठ थपथपाई, तो फिर आप जो है यदि कोई बच्चा कोई काम करता है उसको टॉफी देते हो तो वो बार बार वही काम करता है कि नहीं करता है। तो यदि उनको टॉफी मिल गई तो फिर अब बार बार करेंगे वो, तो वो छोड़ दीजिए आप। वो तो अभी जो है ना सूडान में करेंगे, इसमें करेंगे, वो छोड़ दीजिए, वो एक ही काम कहलाएगा। कश्मीर का केस देखिए, वहां से 35 हाँ, अब आपने दूसरी बात कही कि आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया जी, और वो जो है अच्छा काम था, लेकिन उस अच्छे काम के साथ जो है जब उन्होंने 35A हटाया वो उससे भी अच्छा काम था, लेकिन 35A को हटाते वक्त उनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि ये आर्टिकल 35A तो संविधान की व्यवस्था के विपरीत संविधान में घुसा। मैं कांग्रेस की भर्त्सना करता हूं, जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना करता हूं। क्यों? क्योंकि संविधान में तो ये प्रावधान ही नहीं है कि बिना पार्लियामेंट में जाए कोई आर्टिकल संविधान में घुस सकता है क्या? उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं कही कि साहब ये डिस्कशन किए होंगे तभी ना, वो मंत्रिमंडल बैठा होगा, डिस्कशन किया। अरे भाई, पार्लियामेंट की डिबेट तो सबने सुनी है, हमने आपने नहीं कहा है उन्होंने ये बात। उनको कायदे से ये कहना चाहिए था कि आर्टिकल 35A तो असंवैधानिक है। क्या राष्ट्र का प्रेसिडेंट कोई आर्टिकल अपनी वजह से पैदा कर सकता है क्या बिना आर्टिकल 360? जस्ट ए मिनट, सुनो बच्चे, पहले बात सुनो। 365 के तहत जब तक संशोधन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी तब तक क्या कोई आर्टिकल हमारे संविधान का हिस्सा बन सकता है क्या? नहीं, तो डिस्कशन किए होंगे। अरे होंगे क्यों यार, वो डिबेट में अवेलेबल है, अभी सुन लो ना। परिकल्पना में क्यों जा रहे हैं? वो तो गूगल पर सर्च करो, डिबेट ऑफ द रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 35A, आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। लाइव देखो, जस्ट ए मिनट, देखो करे होंगे, देखिए करे होंगे एज ए इंप्रेशन क्रिएटेड। हम कह रहे हैं नहीं कहा है, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि आर्टिकल 35A हटाते वक्त ये बात नहीं कही गई कि आर्टिकल 35A कांग्रेस का और जवाहरलाल नेहरू का असंवैधानिक कृत्य था। चलिए इसको अपन मुद्दा ना बनाए। मेरा ये कहना है कि जो दिखाया जा रहा है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। जो काम उन्होंने किए हैं, ये बीजेपी की बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट थी जो बहुत विलंब है जी। अपने यानी इंटरनेशनल व्यवस्था में जैसे वहां घुस करके जो आतंकवादियों के कैंपों को डिस्ट्रॉय किए, इतने ये इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न। एक मिनट, आप सत्यपाल मलिक को सुन लीजिए, आपको और भी अंदर के तथ्य मालूम पड़ जाएंगे। वो मेरे मुंह से मत सुनिए, वो सत्यपाल मलिक के मुंह से सुन लीजिए। और मैं आपको बता दूं, मैं कश्मीर के हालातों से आपसे बहुत ज्यादा गहराई से वाकिफ हूं क्योंकि मैं स्वयं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूं। जी जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, वो तो मालूम है, करने मतलब आप वहां रहे वो चीज देखें, क्योंकि हम लोग भी तो कभी कभी टीवी देखते हैं। देखिए टीवी पे हम वो बात कह ही नहीं रहे हैं, हम बात वो नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, अरे उनके ही राज्यपाल के मुंह से अभी सत्यपाल मलिक बहुत सारी बातें बता रहे हैं, उसको सुनो ना। आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो, उनके मुंह से सुनिए। मलिक की भी बातें सुनते हैं। ये अपना वो मुछुआ है हमारे ब्रिगेडियर जनरल साहब जो है बख्शी साहब, उनकी बातें सुनते हैं। तो कुछ हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो 5 काम बताओ जिससे आपकी जिंदगी सुधर गई है। क्या उन्होंने गुलामों के नियम कानून बदले? क्या उन्होंने कोई अच्छा कानून बनाया? क्या उन्होंने कोई खराब कानून जो है ना निरस्त किया? अरे वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, जिसमें कि भारतीयों से न्याय की भीख मांगने की का हक छुड़ा लिया है सेक्शन 4 में, उस जैसे असंवैधानिक कृत्य को भी उन्होंने
पूछने पे कहा कि हम नहीं रिपील करेंगे। मैं पूछ रहा हूं, ये तो असंवैधानिक है, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था। आप ये बताइए, हमारा फंडामेंटल राइट कह रहा है कि नो बडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। आप वक्फ बोर्ड एक्ट, दिस एक्ट, दैट एक्ट, पूरा जो है ना खुल्लम खुल्ला ओपन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, विद्वान क्या कर रहे हैं, और मोदी जी 9 साल से क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो शुरू चला, जिससे वक्फ बोर्ड बना दिया गया, उसमें उन्हीं का जज है, उन्हीं के वकील हैं, उनके कर्मचारी तो हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक छोटा सा, एक मिनट, माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक छोटा सा प्रस्ताव लाना का कि वक्फ बोर्ड एक्ट फलाने को जो है ना तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, और उसमें खड़े होके हाँ की जीत और ना की हार में कितने मिनट लगेंगे? जानते हैं? नहीं, कमेटी और छोटी कमेटी जो भी, वो तो उस कमेटी में जो लोग रहे वही ना अपना प्रस्ताव देंगे, और उनको जो है मतलब ये जो है किसी के प्रस्ताव का वेट करेंगे और उस प्रस्ताव को अमान्य कर देंगे और अपने आप को हीरो कहेंगे, और आप सब लोग उनको हीरो कहेंगे। अरे भाई, ये प्रस्ताव पैदा, ये तो उनके कमिटमेंट का हिस्सा होना चाहिए ना। कैसे सोच पाएगा? नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा? मैं ये कह रहा हूं, आप जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, हमें पूरा सब चीजें बदल देंगे। 21 लक्षों के साथ भारत बदल जाएगा। आपके जो कानून है, जो गुलामों के नियम कानून जो आप पे थुपे हुए हैं, वो बदल जाएंगे। वो तो संशोधित होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संशोधित नहीं होना चाहिए, उसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। आप मुझे बताइए, जो ऑफेंस आप कर रहे हैं जिसमें 6 गवाही हैं, 2 डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, एक आध रिपोर्ट हो सकती है, उसे देख के निर्णय देने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से ज्यादा क्यों लगना चाहिए? जी, तो यहाँ के ये अपने जुडिशियल भी इतना लंबा बना दिए हैं, पता चला कि उसको देखते देखते तो भैया उस व्यवस्था को बदलने की जिम्मेवारी और इवन संविधान को बदलने की जिम्मेवारी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही तो है। अभी 2024 तक वो अपने दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके तो मुंह से हैं। इसी तरह से सब सांसद और विधायक सब चोर बैठे हुए, उन्हीं को नियम कानून बनाना, उसी करना है। अभी तो लोकल बता रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन जो है उनके मुखिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है ना। मैथिली शरण गुप्त तो अकेले कह रहे हैं कि हम ये सब बदल देंगे, और उसका पूरा मॉडल लेके आए हैं। अब आगे की बात आपको नरेंद्र जी समझाएंगे। हमारे जो नरेंद्र सिंह जी हैं, वो भी नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र सिंह जी हैं, वो आपको विस्तार से बातें समझाएंगे। हमारे कुछ आप वीडियो सुनिए तो आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी। तो इस वार्तालाप को हम सीमित रखते हैं और आप सब लोगों का आह्वान करते हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। जुड़ के जो है, जब आप लोगों को जोड़ेंगे तो यदि आप नंबर 1 पे आ गए, और यदि आप शपथकृत चंद्रगुप्त होकर नंबर 1 पे होंगे, तो कल के मुख्यमंत्री आप होंगे। ये मॉडल इतना ट्रांसपेरेंट है। वो अपने लिए कुछ नहीं कह रहा है, आपको दे रहा है, और साथ में चाणक्यों की फौज लाके कह रहा है कि भाई साहब, ये परिवर्तन के लिए भी आप जिम्मेवार नहीं है, परिवर्तन के लिए मैं जिम्मेवार हूं, ताज तुम्हारे चेहरे पे होगा। और चाणक्य ने बिल्कुल यही किया था। चाणक्य ने कहा था कि भाई साहब, सम्राट आप बनेंगे, लेकिन आप 2 चीजों से बंधे होंगे, अपने चाणक्य से और अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से। क्राइम फ्री भारत मिशन भी कह रहा है, ताज आपके सिर पे होगा, लेकिन आप 2 चीजों से बंधे होंगे, क्राइम फ्री भारत मिशन से और उसके 21 लक्ष्यों से। उन लक्ष्यों को जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी सम्राट महोदय आपकी नहीं है, ये चाणक्य की है। और वो चाणक्यों की फौज के साथ टेक्नोलॉजी, क्राइम और जो है ना कानून के मॉडल वगैरह बना चुका है, और जो बचे हुए हैं गैप उनको भी पूरा कर देगा। कुछ महीनों में ही ये व्यवस्था बदल जाएगी, क्योंकि ये ढकोसला है, ये बहानेबाजी है। ये इस वर्तमान व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। आज जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 42% क्रिमिनल हैं, और जिस राज्य में आप बैठे हैं उसमें तो 51% जो है ना क्रिमिनल्स हैं। 403 सदस्यों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 205 जो है सदस्य जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जो 50% से ज्यादा है। इट मेक्स इट 51%। आप अपराधी ही आपके कानून के निर्माता हैं। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ सारे आपके जो ये नहीं, एक्सेप्ट मत करिए। हम यहाँ पे किसी, मैं देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ, आप 50% ज्यादा कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ 75% है। नहीं, हम तो ये नहीं, ये आंकड़े तो उनके अपने एफिडेविट के हैं ना, उनके एफिडेविट को तो हम नहीं बदल सकते ना। जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतने ही हैं, मैं तो कह रहा हूँ 100% क्रिमिनल हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तो आंकड़े की बात कह रहा हूं मैं।
जी 100 नहीं है, ये कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्लोज टू 100 है ना। जी यदि 99% है तो 100 के बराबर ही हो गया ना वो। जी जी बिल्कुल हो गया हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये जो आंकड़े हैं ये तो उनके अपने एफिडेविट के हैं। हाँ, ये कोई ये किसी दूसरे ने नहीं बनाए हैं, ये पुलिस से मांगे गए आंकड़े नहीं है, ये कहीं जी कोर्ट से मांगे गए आंकड़े नहीं है, ये आरटीआई में मांगे हुए आंकड़े नहीं है, ये जी जी इनके एफिडेविट के आंकड़े हैं जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन में भरा हुआ है। तो जी मैं मैं पूछता है। एक चीज और कहना चाहता हूँ साहब। जी। जैसे यहाँ पर देखा जाए, जैसे आपने बताया ना कि हम उनके नाम को नहीं जानते हैं। हम्म। नहीं, पिछले इसके पहले जो है थोड़ा बात की थी, लोकपाल के बारे में। ये लोग के नामों को नहीं जानते हैं। अब लोकपाल सवाल तो यह है एक कि ही यहाँ होता है। जी, अब थोड़ा सा ये है कि लोग जैसे कि क्या है ना, जैसे छोटे स्तर से भी डेवलप कर सकते हैं, बड़े स्तर से भी प्रेशराइज करके उनको जो हम ये कह रहे हैं कि हम प्रेशराइज क्यों करें, जब उनके दायित्व का हिस्सा है तो वो अपना काम करें ना। अजीब जी तरीका है, पद पे आप बैठ जाओ, जी लाभ सब आप लो, और पब्लिक आपको प्रेशराइज करें। जब यदि आप इतने अकलहीन विहीन थे तो आपको जो है ना उस पद पे जाना ही नहीं चाहिए था ना। जी ये बड़ी तो बुरी बात है कि जिसकी जी जिम्मेवारी है वो अपना काम ना करे और दूसरा व्यक्ति उसको प्रेशराइज करे। आम एक तो जनता को बड़े क्यों स्तर की प्रेशराइज बात है, करना है? ये तो बड़े स्तर की बात करें पीएम और मुख्यमंत्री की, छोटे स्तर की बात मैं बता रहा हूँ साहब। तो छोटे भैया स्तर से भी एक मिनट, आपकी बात थोड़ा सा मैं काटता हूं। ये वही दुष्ट व्यवस्था है जो आप पर थोपी गई है। यदि जी जी हम इस सही। व्यवस्था, इसका हम यही कह रहे हैं कि जो आपकी ये दुष्ट व्यवस्था है इसे पारदर्शी बना दिया जाएगा, अकाउंटेबल बना दिया जाएगा, जी संवेदनशील बना दिया जाएगा। दे विल बिल्कुल। केयर फॉर योर नीड, एस्पिरेशंस, मतलब जी आवश्यकताओं तो छोड़ दीजिए, आपकी जी इच्छाएं क्या है उनके प्रति उन्हें संवेदनशील होना चाहिए। सही और बात यदि सही वो बात। समय पर निर्णय नहीं लेंगे या गलत निर्णय लेंगे तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। आपको ऐसी जी जी व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो बस यहाँ क्राइम की फ्री तो भारत मिशन से जुड़ जाइए, रोज जो है ना संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़िए। और यदि आप अभी समझना चाह रहे हैं तो विचाराधीन सदस्य बन जाइए, यदि आपने समझ लिया है तो शपथकृत सदस्य बन जाइए। और शपथ सदस्य का मतलब है कि साहब मैं पर्दे के पीछे रहना चाहता हूं क्योंकि हमारी परिस्थितियां पर्दे के आगे आने के लिए इजाजत नहीं दे रही हैं, तो आप शपथकृत सदस्य बन जाइए। और यदि आपको लगता है नहीं, हमारे हाथों में जब जबर है, हम हमारी परिस्थितियां ठीक हैं, हम आगे जाके लड़ेंगे, तो दोनों को काम एक ही करना है। इसमें कंपटीशन है कि ज्यादा से ज्यादा संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ो। यदि उत्तर प्रदेश की स्थिति में 403 में आ गए तो विधायक का टिकट भी मिल जाएगा और बिना खर्च किए आपको जिता भी दिया जाएगा। और इसमें खूबसूरती यह है कि आपको कहीं पे अपने लिए वोट नहीं मांगना है। तो आप एक भी जगह, ना आपकी होर्डिंग लग रही है, ना आप न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, ना टीवी चैनल में आ रहे हैं, ना आप पब्लिक मीटिंग ले रहे हैं, ना अपने लिए आप वोट मांग रहे हैं। और जी इस मॉडल के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, सभी जी राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियां। और इसके विवेचन में मत जाइए, वैसे कई जगह हमने विवेचन किया है, उसको सुनेंगे तो आपके वो संदेह भी दूर हो जाएंगे। मैं ये कह जी रहा हूं, आप अपने चाणक्य पे भरोसा रखिए, हम आपके 5 पैसे तो ले नहीं रहे हैं, जी नहीं आपको वो कोई तो गलत ठीक। काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपको जो है वो ना कहीं चक्का जाम करने के लिए, पिटीशन देने के लिए, किसी के सामने अर्जी लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको दिल्ली जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। जी तो कितना आसान है आपका, आसान है जी कि नहीं है? नहीं आसान तो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति कोई सामने अपराध भी हो रहा है तो पुलिस वाले अभी उसको दो, अभी उसको देखो विटनेस हम ये करेगा, कह उसको तो रहे पुलिस हैं वाले कि पहुंचाएंगे। ये आपको उसमें भी मदद करेगा, लेकिन जी जैसे ही आप अपना 9 दिवसीय संकल्प पूरा कर देंगे, जी ये बात समझ जाएंगे कि व्यवस्था बदलने वाली है। जिस जी मुद्दे को क्राइम फ्री भारत मिशन उठा देगा, इनकी पेशाब निकल जाएगी, क्योंकि इनको मालूम है कि यदि इन्होंने सही काम नहीं किया तो कल जेल जाएंगे ये। इतनी नेता और जोखिम, पुलिस वाले ये दो ही बताओ, को इतनी जो, डर एक मिनट, मुझको लगता है। व्यवस्था में बड़े पदों पर बैठे लोग इतना जोखिम नहीं उठाएंगे। वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के आने के पहले उनके भक्त बन जाएंगे। जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से, बस थोड़ा सा देख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं फेस किया हूँ। तो देखिए, मैं एक मिनट, आपकी बात मैं फिर से काटूंगा। मुझे पुलिस आपके, वालों ने इतना एक इतना एक एक एफआईआर मिनट, मेरे एक ऊपर कर मिनट। दिया है फर्जी। मैं खुद हाँ, परेशान हूँ। इतने फर्जी एफआईआर पुलिस विभाग के द्वारा किया गया कि मैं क्या बताऊँ, मैं डेली कचहरी हर तीसरे चौथे दिन कचहरी जाता हूँ, तो जमानत कराना है, आप, 3 अब महीने आप ये कराना है। बताइए कि कितना दुष्ट सिस्टम है कि आपकी सही एफआईआर लिखता नहीं है
और जी बाहुबलियों और बाकी बलों से पैसे लेके आपके विरुद्ध फर्जी एफआईआर करता है, जी जी फिर जी। फर्जी 2 बयान काट के आपको जेल भी भेज देगा। यदि जेल आपके पास कोई लड़ाई यदि झगड़ा नहीं, आपके कोई पास भी बात पैसे नहीं नहीं है तो एफआईआर आप होता अपनी रहता जमानत नहीं करा पाएंगे। है। सही बात है। तो जो लोग जेल के अंदर होना चाहिए वो जेल के जी बाहर घूम रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। जो जेल के अंदर है उन्होंने पहले तो अपराध नहीं किया है और छोटा मोटा किया है तो उससे ज्यादा वो जी सजा ऑलरेडी पा चुके हैं, तो उन्हें जी जेल के बाहर होना चाहिए। ये विडंबना का विषय है कि इन ये दुष्ट तो लोगों ने ऐसी व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है, और जी हम इतने कहना चाहिए कि बड़े विद्वान हैं कि हम इन्हीं के अंधभक्त बने हुए हैं, इन्हीं के गाना गा रहे हैं। जी जी। नहीं आपका सही बात। मूल काम जो है वो तो करिए। यदि आप बॉर्डर पे सख्त काम कर रहे हैं तो ये आपकी पदी जिम्मेवारी है, जी आप उससे आगे बढ़िए। और आप तलवार लेके खुद लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, आप तो मुंह ही चला रहे हैं ना। सही बात। मूवी नहीं चलाओगे क्या? हाँ वो तो चला सकते हैं, वो चला हाँ। सकते हैं। और काउंटर एविडेंस कुछ कुछ ये भी कह रहे हैं कि जमीन पे कुछ हालात दूसरे हैं, कहा कुछ दूसरी बात जा रही है, लेकिन चलो अभी अपन उस विवेचना में ना जाएं। लेकिन यदि आप उतना कर भी ले रहे हैं तो दैट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेड वर्क। क्या प्रधानमंत्री से अपने देश की सीमाएं की सुरक्षा की अपेक्षा आप नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो यदि वो काम नहीं करते हैं तो फिर तो वो अपनी पदी जिम्मेवारियों से विमुख हो रहे हैं। पदी जिम्मेवारियों से थोड़ा सा आगे बढ़ के आपके हित में यदि वो कुछ काम करेंगे तो मैं उसकी क्रेडिट उनको दूंगा। जी आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये तो मिनिमम पदी जिम्मेवारी है कि यदि कहीं भारत से जो होगा तो उसकी जो है ना संप्रभुता को जो है ना सुरक्षित रखने के लिए, इंटीग्रिटी को सुरक्षित रखने के लिए वो सभी काम किए जाएंगे जो आवश्यक है। बिल्कुल ये कोई सही। एक्स्ट्रा काम कहलाएगा क्या? नहीं एक्स्ट्रा काम नहीं है वो एक्स्ट्रा तो। काम ये होगा कि गुलामों के नियम कानून बदल दें। एक्स्ट्रा काम होगा कि व्यवस्था को पारदर्शी बना दें। एक्स्ट्रा काम होगा जो क्राइम फ्री भारत मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी स्वीकार किया हुआ है, जिसके प्रोजेक्ट हेड मैथिली शरण गुप्त हैं, उसे जमीन पर उतारने में मदद करें। नहीं तो 2024 में मैथिली शरण गुप्त खुद ही उतार देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही इसको समझिए, टैक्स फ्री भारत हो जाएगा, आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आप सभी को जो है आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी, भारत में कोई गरीब नहीं रह जाएगा। ऐसे भारत को नहीं चाहते हैं क्या आप? सुनिए, 3200 वीडियो है, कैसे होगा ये। और आपको कुछ करना नहीं है उसके लिए, आपको केवल एक ही काम करना है, जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को जोड़ना है। और उस प्रक्रिया में यदि आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप विधायक भी बन जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो क्राउन किसके सिर पे जा रहा है? आपके सिर पे। और पूरे बर्डन किसने के रखे हैं? मैथिली शरण गुप्त ने, जो कि चाणक्य की भूमिका में है, और अपने पीछे चाणक्यों की फौज इकट्ठी करके रखी हुई है। तो जब आप सम्राट भी बन जाएंगे तो आपका काम जो है चाणक्यों के जो रिफाइनमेंट लेके आएंगे उनको चर्चा के बाद कानून बनाने का है। और वो आपका कमिटमेंट है, क्योंकि आपने तो अपना वोट मांगा ही नहीं है। आपने यदि 100 लोगों को, 50 लोगों को, 1000 लोगों को जोड़ा है, लेकिन आप तो जीत 3 लाख से रहे हैं। तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के को नहीं जिता रहे हैं, क्राइम फ्री भारत मिशन आपको जिता रहा है, ये मॉडल आपको जिता रहा है, ये कॉन्सेप्ट इसको जिता रहा है, इसके 21 लक्ष्य आपको जिता रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त आपको जिता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि इनिशियल डायलॉग में इतने पे ही हम सीमित हो जाएं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर बाकी की चर्चा जो है ना नरेंद्र सिंह जी आप लोगों के साथ करेंगे। नहीं धन्यवाद, अच्छी बात है। कहते लोकल बात जैसे कि हम लोग तो अपने सेक्रेटरी को अभी देखे नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए। आपने बेशकीमती समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप इन सबको जो है इनके मोबाइल से एसएमएस लेके इनको लिंक भेजिए और इन लोगों को जोड़िए और इन लोगों को इसी काम के लिए आगे लगा दीजिए। ये अपने परिवार को जोड़ें, बच्चों को जोड़ें। मैं ये कह रहा हूं, यदि ये 9 दिन का अपना संकल्प पूरा कर देंगे तो 10वें दिन हम इनको परिवर्तन का एहसास करा देंगे। हम नियम कानून चाहे ना बदल पाए, बट वी विल बिकम ए प्रेशर ग्रुप, जो हर कोई महसूस करेगा कि सत्ता में ये आने वाला है। जी, जब हर कोई ये महसूस करेगा सत्ता में आने वाला है, तो आज की प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग जो है वो गलत काम करने की हिम्मत कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम उसके एविडेंस भी इकट्ठा करके रखेंगे तो सत्ता में आते ही सबसे पहले उन्हें जेल में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भेजा जाएगा। और 111 में हम तो उन्हें डिसमिस भी कर देंगे। डीवी भी बाद में होती रहेगी, आप कोर्ट वोट से जो करते रहना, तो पहले तो हम आपको डिसमिस कर देंगे, क्योंकि कानून संविधान में प्रावधान है इस बात के लिए। जी
बात समझ रहे हो ना? देखो, मैथिली शरण गुप्त की चाणक्य नीतियों से बचना दुष्टों के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। जी जिस जिले में मैं एसपी रहा हूं, वहां से अपराधी भाग जाते थे। जी और मैं ये आप वहां, यदि आप चाहते हो तो उस समय की न्यूज़पेपर क्लिपिंग की हमने एक फाइल बनाई हुई है, मैं उसकी फोटो कॉपी करके आप अपलोड करना चालू कर देता हूँ। जी जी मतलब जी वही ये है कि जिले से अपराधी भाग गए हैं, और जब जिले से अपराधी भाग गए हैं उस समय हमारा अपराध जानते कितना गुना होता था? 3 गुना, 5 गुना। मतलब इसका मतलब है, जब अपराधी भाग गए, अपराध करने वाले भाग गए हैं, और फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन 5 गुना है, हाँ, 5% नहीं, 5 गुना, तो जी इसका मतलब क्या है कि जब वो अपराधी थे तब वहां अपराध कितने गुना होगा? 400 गुना होगा। जी पुलिस उसको रजिस्टर नहीं कर रही थी। हमारे जिलों में पुलिस के ना रजिस्टर करने पे उन्हें सस्पेंड किया जाता है। जी देखो, सुनिए जरा, यदि आप कहीं से कहानी सुनने को मिलेगी, नहीं तो हम कुछ लोगों को चर्चा में ले आएंगे, वो आपको कहानियां सुना देंगे हमारे समय की। जी 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 नहीं समझ रहे ना? भेजिए आप, भेजिए, तो व्हाट्सएप भेजिए। ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं, ये कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। ये बाबा जय गुरुदेव ने इन्हें 37 साल की तपस्या से पैदा किया है। राइट ठीक है ना? तो आगे की बात जो है ना, नरेंद्र जी करेंगे। और मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं, और आप लोगों का आह्वान करता हूं कि आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ें। हम चंद दिनों में आपको राहत देने की स्थिति में आ जाएंगे, और 2023 में जो है ना, चंद राज्यों में, और 2024 में देश में जो है व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद बजा देंगे। आप लोगों को 2024 के समाप्त होने के पहले परिवर्तित व्यवस्था जमीन पर मिल जाएगी। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।